और पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे मीडिया के सेक्रेटरी यानी प्रकाश बबलू जी उपस्थित हैं। मैं सादर निवेदन करता हूं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कि वे आज के मित्रों नमस्ते। कल के बाद आज मुझे फिर प्रेस करना पड़ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है, इसलिए आपसे बातचीत करने का निर्देश हुआ दिल्ली से, जो देश के लिए भी आवश्यक है, बिहार के लिए भी आवश्यक है। और नक्सलवाद की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, माओवाद को कैसे समाप्त किया जाए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में भी बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मित्रों, आपको पता है जैसे सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। हम सभी जजेस का सम्मान करते हैं। सलवा जुल्म मामले में 2011 के उनके निर्णय पर देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की थी कि उनके इस निर्णय से माओवाद के प्रकोप को कम करने में कठिनाई पैदा हुई है। इसको लेकर आज कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि गृह मंत्री जी की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आज कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े करने हैं। आई विश टू रेज सम वेरी फंडामेंटल इश्यूज about Justice Sudarshan Reddy, who is the opposition candidate for the post of Vice President. जब आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो आपकी सोच, आपकी रीति, आपकी नीति, इस पर चर्चा तो होगी ना। कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश अगर राज्यसभा में आए, अब कुछ लोग लोकसभा लड़े, तो विपक्ष के लोग बहुत विरोध करते थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, ये सच्चाई है। लेकिन अगर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनके सलवा जुल्म निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है? ये 2011 का फैसला है सलवा जुल्म का, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का, सुप्रीम कोर्ट। और थोड़ा मैं इसके पैराग्राफ को पढ़ूंगा और आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी बताऊंगा। आपको मालूम है कि मित्रों, बस्तर दांतेवाड़ा इलाका जो है छत्तीसगढ़ का, वो नक्सलवाद से बहुत प्रभावित रहा है, माओवाद। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बड़े बड़े नेता भी मारे गए, महेंद्र कर्मा मारे गए, आपको याद होगा नीतीश शुक्ला पर वही बम चला था, वो मारे गए थे। हमारे भाजपा के कई नेता शहीद हुए वहां पर। ये लंबा आंदोलन चला है। इसको लेकर 2011 मतलब मनमोहन सिंह की सरकार और वहां भाजपा की सरकार, तो एक ये विचार हुआ कि जो आदिवासी नौजवान हैं, जो अपने इलाके को अधिक समझते हैं, उनको लेकर एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए, उनको ट्रेन किया जाए और उसके माध्यम से, क्योंकि वो अपने वन को समझते हैं, बाकी समझते हैं, तो इसको लेकर पुलिस के सहयोग में उनका सदुपयोग किया जाए कुछ ट्रेनिंग के बाद। और ये शुरू हुआ, इससे बहुत फायदा भी मिला। कई माओवादियों के गढ़ नष्ट हुए और ये कार्रवाई चल रही थी, उसमें बहुत सफलता थी।
कुछ घोर माओवादी समर्थक बुद्धिजीवियों ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सलवा जुल्म का पूरा जो प्रयास है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है अपनी जगह पर। इसका निर्णय करने वाले 2 जज में प्रमुख थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। और ये जो निर्णय लिखा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये निर्णय भी सुदर्शन रेड्डी साहब ने लिखा है। मैं आपके सामने कुछ भाषा पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप शांति से मुझे मौका दें। The problem is apparent to us. Human rights are widely acknowledged to being systematically on a vast scale being violated by the Maoist Naxalite on the one side and the state and some of its agents on the other side. Nor is the problem with those well-meaning, thoughtful and reasonable people who question those positions. ये शब्द को सुनिए आप। The problem rests in the immoral political economy that the state endorses and the resultant revolutionary politics that it necessarily spawns. मतलब जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था को सरकार समर्थन करती है उससे जो क्रांतिकारी विचार पैदा होता है उसके कारण संघर्ष होता है। तो एक प्रकार से परोक्ष रूप से माओवाद का समर्थन का स्वर है। अब देखिए मैं पैराग्राफ 9 पढ़ रहा हूं। The root cause of problem and hence its solution lies elsewhere. The culture of unrestrained selfishness and greed spawned by modern neoliberal economic ideology and the false promise of ever-increasing spirals of consumption leading to economic growth that will lift everyone under socially, politically, economically sustainable circumstances in vast tracts of Indian general, in particular Chhattisgarh. ये माननीय न्यायमूर्ति का निर्णय है कि आर्थिक व्यवस्था पर भाषण है, नियोलिबरल, वास्ट कंजम्पशन। ये देश सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल से चलता है, जिसमें क्या निर्णय होगा आर्थिक व्यवस्था का, क्या निर्णय होगा इसका, ये तो करने का काम विधायिका का है ना, कार्यपालिका का है ना, एग्जीक्यूटिव का है ना। अब देखिए इन्होंने ये देखिए ये तो पैराग्राफ 74 पढ़ करके तो मैं तो शॉक्ड हो गया हूं। Whether such SPOs have been effective against Maoist Naxalite activities in Chhattisgarh, it would seem to be a dubious, if not a debunked proposition, given the state of affairs in Chhattisgarh. Even if it is so, the sake of argument that indeed the SPOs were effective against Maoist Naxalites, the doubtful gains are accruing only by the occurrence of a massive loss of fidelity to the Constitution. क्या मतलब है इस तरह की टिप्पणियों का? आज सच्चाई है ना कि माओवाद और नक्सलवाद बहुत कम हो गया। गढ़चिरौली में था, झारखंड में था, उड़ीसा में था, छत्तीसगढ़ में था। जो सिर्फ बंदूक की भाषा का, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूँ पार्टी के, उन्होंने कहा था हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, आप इलेक्शन लड़ो, हमें हरा दो, तो सिर्फ गोली मारते हैं। तो ऐसे लोग जो खुलेआम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गोली मारते हैं, नेताओं को गोली मारते हैं, आदिवासी मित्रों को, भाई बहनों को गोली मारते हैं, आप उनके बारे में एक प्रकार का, मैं क्या कहूं, कंपैशनेट एटीट्यूड, भावनाओं से जुड़ा हुआ। और लास्ट में मित्रों मैं इतना ही कहूंगा, पारा 75 में the state of Chhattisgarh immediately cease and desist from using SPO in any manner for countering, eliminating Maoist Naxalite activities, और भारत सरकार को भी यही निर्देश दिया। और ये भी मैं कह देना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है जानना, मैं पैराग्राफ 74 पढ़ा निर्णय का।
both the Union of India and the state of Chhattisgarh have sought to rationalize the use of special protection officers. तो दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार एक ही मंच पर थी कि ये जरूरी है नक्सलवाद को समाप्त करना। इस निर्णय को देने वाले, जिस निर्णय के कारण माओवाद की लड़ाई में धक्का लगा, आज वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है। और श्रीमान राहुल गांधी जी, ये आप तो बहुत बोलते हैं, आपकी सरकार थी 2011 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आपकी सरकार ने भी सपा जुलूम के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक स्टैंड लिया था कि इससे माओवाद नक्सलवाद को रोकने में समर्थन देना है। अगर आज वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो उनकी सोच क्या है, उनका पूरा अप्रोच क्या है, इसको कहने में क्या दिक्कत है भाई। मैं भी देश का छोटा मोटा वकील हूं, कानून मंत्री भी रहा हूं, कानून समझता हूं। हम निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून के छात्र के रूप में इसमें जो टिप्पणियां की गई हैं वो ठीक नहीं है। न्यू लिबरलिज्म, इससे माओवाद समाप्त नहीं होगा। ये निर्णय राज्य का है, ये निर्णय केंद्र का है। कैसा कंजम्पशन चलेगा, उससे क्या होगा, जो पूरा लंबा जो आपने भाषण दिया है वो जुडिशियल अप्रोच की परिधि से बाहर है। और मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये उनकी सोच का परिचायक है। दिस जजमेंट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग अप्रोच of the author of this judgment, Justice Reddy, who is now the candidate of opposition for the post of Vice President. अगर उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये कितने उपयुक्त हैं, तो इनकी सोच, माओवाद के बारे में इनका झुकाव जो इस निर्णय से स्पष्ट होता है, तो बताने का अधिकार है कि नहीं है। इसी का तो संकेत दिया था माननीय गृह मंत्री जी ने। तो मैं माननीय न्यायमूर्ति पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन विनम्रता से एक बात स्पष्ट कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की टिप्पणी बिल्कुल उचित है। इसीलिए आज उनके सर्वजन के फैसले को लेकर हम आए, तो मुझे लगा कि ये विषय बताना चाहिए। ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस देश के लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। मालूम है ना आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जिनको उम्मीदवार चुना है विपक्ष ने, उनकी सोच क्या है, उनकी समझदारी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनका झुकाव क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? यही तो टिप्पणी हुई। तो इतनी हमें बात कहनी थी मित्रों। हम बड़ी विनम्रता से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बारे में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की है वो बिल्कुल उचित की है, और उनकी सोच और पूरे माओवाद के बारे में उनका जो एक लगाव है अप्रत्यक्ष रूप से, वो इस निर्णय से स्पष्ट है कि जिस तरह की नीतियां फॉलो होती हैं उसमें एक क्रांतिकारिता बढ़ेगी। ये जज का काम नहीं है कि नीति सही है गलत है, नीति बनाने का काम सरकार का है। न्यू लिबरल शब्द, बाकी शब्द, कैपिटलिस्ट, बहुत कड़े कड़े शब्द हैं जो माओवाद से बहुत प्रभावित है। धन्यवाद मित्रों। कोई सवाल हो तो बताइए इस पर। कौन? वो रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, छोड़ दीजिए ना। आज आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं? पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा कि नहीं मारा? पहलगाम के बाद उनके 10-10 हवाई अड्डे समाप्त कर दिए कि नहीं कर दिए? कुछ कर पाया पाकिस्तान? इनको दिखाई तो पड़ता नहीं। और आज मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह जी का इनिशिएटिव कि आज देश में माओवाद समाप्त हो गया है, एक आध जिले में बचा हुआ है, ये आपने देखा है। और क्या विपक्ष की पार्टियां, क्या
भाजपा सबने मिलकर काम किया, अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये विषय इसलिए उठा है कि वो उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार है। बाद में ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वायलेशन नहीं है जो कुछ आप लोग कह रहे हैं? कोई वायलेशन नहीं है। किसी निर्णय के कारणों की समीक्षा करना ये कानून उसकी अनुमति देता है। कोई सवाल इस पर? गृह मंत्री ने कहा है कि जो नया बिल आ रहा है उससे डर कर विपक्ष यूं कहे कि जेल में रहकर सरकार एक मिनट, अब तो इसमें कोई सवाल नहीं है। चलिए दूसरा सवाल क्या बताएगा? जेल में रहकर सरकार विपक्ष चलाए, इसी गृह मंत्री ने कहा है। भाई तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी उसको पढ़ेगा उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी यही है कि अगर आप मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं केंद्र में या प्रदेश में, तो अगर आप जेल चले गए 30 दिन के अंदर आपको बेल नहीं मिला तो 31वें दिन आप उस पद से मुक्त हो जाएंगे। राज्यपाल जी मुक्त करेंगे या राष्ट्रपति मुक्त करेंगे। और अगर बेल मिल जाएगा तो वापस भी आ सकते हैं आप, ये भी उसमें प्रावधान है। और ये क्यों है? संविधान बनाने वाले हमारे जो महान नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जेल जाके जेल से सरकार लोग चले। लोकतंत्र लोकराज से चलता है। हाँ, आपको मेरा एक परिचय मालूम है ना, चारा घोटाले का केस मैं नहीं बहस किया था उजागर करने का। सीबीआई की इंक्वायरी हुई ना, लालू जी जेल गए तो इस्तीफा दिए कि नहीं? भले पत्नी को बना दिया मुख्यमंत्री। हेमंत जी दिए कि नहीं? मजबूरी में देना पड़ा कि देना पड़ा। और दिल्ली में क्या हुआ? अन्ना हजारे के महान शिष्य 7 महीना बिहार जेल सरकार चलाए। और ये कानून क्यों लाना पड़ा संविधान में, इसको समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जेल से सरकार नहीं चलाएगा, लेकिन हम इनको हटा नहीं सकते क्योंकि कानून में उसका प्रावधान नहीं है। तब ये कानून आया। समझ गया? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का जवाब नहीं दिया, फिर टाइम पूरा हो गया, एफिडेविट मांगा गया तो वो चुप है अभी तक। अब इसका मतलब कुछ बोलने को नहीं है। एफिडेविट पर देंगे तो फंसेंगे, क्योंकि एफिडेविट पर झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ झूठा शपथ करने की कार्रवाई हो सकती है। देखो नई बात तो नहीं है। आरोप लगाना, आरोप लगा के भागना राहुल गांधी की फितरत है। राफेल में लगाया, पेगासस में लगाया, अभी लगा रहे हैं। सेना से उनके देशभक्ति का सबूत मांगा था, जब बताया गया तो भाग गए। तो राहुल गांधी कोई नया बात नहीं करते। दामोदर सावरकर पर क्या क्या आरोप लगाया उन्होंने, इतने महान देशभक्त पर। तो आरोप लगाना और फिर टेक उड़ाना, ये है राहुल गांधी। सर, मेरा सवाल है कि दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल उठाया है कि भाजपा के 70,000 बीएलए क्या कर रहे हैं? एक भी आपत्ति अभी तक उन्होंने क्यों नहीं? उनके क्या कर रहे हैं? हमसे सवाल पूछते हैं तो 2 नौजवानों की जोड़ी के पीछे वो भी खड़े हैं ना। 1,60,000 में उनके क्या कर रहे हैं? एक भी ऑब्जेक्शन फाइल है क्या? 10 आज करवाया। बड़ी अच्छी बात है। चलिए कुछ तो अकल आई, 10 ही आया। देखिए आप एक बात समझिए, मैंने ये सवाल कल उठाया था, आप लोगों ने पूछा था, मैं फिर रिपीट करता हूं। अगर 7.5 लाख लोग मरे हैं तो क्या वोट देंगे? आप उनको जिंदा दिखा दीजिए तो उनका नाम जुड़ जाएगा। अगर 30 लाख लोग बिहार छोड़कर बाहर चले गए हैं तो आप दिखा दीजिए कि बिहार में रहते हैं तो नाम उनका जुड़ जाएगा। अगर लाखों लोग का नाम 2 जगह है, आप दिखा दीजिए कि इनका नाम नहीं है तो जुड़ जाएगा। परेशानी क्या है इनको? ये इन्होंने जानबूझकर बेबुनियाद शर्मनाक विषय बनाया है, क्योंकि ये जानते हैं हारेंगे, इसलिए हारने के डर से ये पूरा आंदोलन खड़ा किया गया। अरविंद केजरीवाल ने एक्सपोज किया है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर केंद्र सरकार ने मुझे जेल भेजा। मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलाई। पिछले 7 महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा और श्रीमान जी दिल्ली में भाजपा के प्रवक्ता है ना, जवाब देंगे उसका। अरविंद केजरीवाल इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं ना है कि आज मैं राष्ट्रीय विषय पर बात कर रहा हूँ।
और आज जो जस्टिफाई कर रहे हैं मैंने जेल सरकार चलाई, देख लीजिए, ये है अन्ना हजारे के शिष्य। बाकी जवाब दिल्ली देगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।